फिशेस को कल्चर करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे कि पॉन्ड कल्चर, रनिंग वाटर कल्चर, रिसाइकिल्ड वाटर कल्चर, केज कल्चर, पोली कल्चर। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं पॉन्ड कल्चर से। पॉन्ड एक शैलो वाटर बॉडी होती है, शैलो या नॉन डीप वाटर बॉडी है। अब पॉन्ड हर टाइम फिल्ड रहता है पानी से या फिर सीजनली फिल्ड रहता है। बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ वाटर इन पॉन्ड, पॉन्ड इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वो है जिसमें हर टाइम पानी रहता है, चाहे समर सीजन ही क्यों ना हो। दैट पॉन्ड इज कॉल्ड एज पेरिनियल पॉन्ड, इन विच वाटर इज अवेलेबल ऑलवेज। और दूसरा वो है जिसमें समर्स के टाइम पर पानी सूख जाता है, पानी अवेलेबल नहीं होता, सिर्फ जब रेनी सीजन होता है तभी पानी उसमें फिल होता है। वो है सीजनल या टेम्परेरी पॉन्ड। देन based on structure of pond is of many different types. First is nursery pond. नर्सरी पॉन्ड सबसे छोटा पॉन्ड होता है, स्मॉलेस्ट एंड शेलोएस्ट, बिल्कुल भी डीप नहीं होता। इसमें हैचलिंग्स को रखा जाता है। हैचलिंग्स एंड फ्राइज ऑफ फिशेज आर केप्ट हियर। इनको ग्रोथ के लिए प्लैंक्टन्स पर फीड करना होता है। तो इस नर्सरी पॉन्ड में प्लैंक्टन्स को ग्रो करवाने के लिए कुछ फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं, जैसे कि अमोनियम सल्फेट या फिर सोडियम नाइट्रेट, और काउडंग को भी यूज किया जाता है प्लैंक्टन्स को ग्रो करवाने के लिए। प्लैंक्टन पर फिर ये फीड करते हैं और ग्रो होते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि नर्सरी पॉन्ड को प्रीडेटर्स से फ्री रखना है। प्रीडेटर्स अगर आ गए तो ये तो उनसे बच नहीं सकते, तो ये मर जाएंगे, इसलिए इट शुड बी केप्ट फ्री फ्रॉम प्रीडेटर्स। अब जब ये फ्राइज और हैचलिंग फिंगरलिंग्स बन जाएंगे, डेवलप होके खाना खा के फिंगरलिंग्स बन जाएंगे, तब इन्हें दूसरे पॉन्ड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड एज रियरिंग पॉन्ड। ये पॉन्ड नर्सरी पॉन्ड के कंपैरेटिवली बड़ा होता है, लार्जर एंड डीपर एज कंपेयर टू नर्सरी पॉन्ड। इसमें फिंगरलिंग्स को ट्रांसफर कर दिया। जब तक ये 20 to 28 सेंटीमीटर तक के नहीं हो जाते तब तक इन्हें यहाँ रखा जाता है। अब यहाँ पर भी हमें प्रीडेटर से फ्री रखना पड़ेगा इन्हें, प्रीडेटर यहाँ नहीं पहुंचना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि फिंगरलिंग थोड़े बड़े साइज के यंग वंस होते हैं, हम जानते हैं कि ये एडल्ट जैसे ही दिखते हैं, एडल्ट के कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, बट दूसरे यंग वंस के कंपैरेटिवली काफी बड़े होते हैं। तो इनको प्रॉपर ग्रोथ के लिए जिस भी वाटर बॉडी में ये रह रहे हैं वहां पर स्विमिंग भी करनी है, तो इस पॉन्ड को थोड़ा सा नैरो और बड़ा बनाया जाता है ताकि ये आसानी से स्विमिंग कर सके यहाँ पर। अब जब ये 20 to 28 सेंटीमीटर साइज अटेन कर लेंगे, उसके बाद इन्हें ट्रांसफर किया जाता है स्टॉकिंग पॉन्ड में। स्टॉकिंग पॉन्ड इज मच लार्जर एंड डीपर एज कंपेयर टू रियरिंग पॉन्ड। जिन भी फिंगरलिंग्स ने 20 to 28 सेंटीमीटर लेंथ अटेन कर ली है, साइज अटेन कर लिया है, उन फिंगरलिंग्स को इस स्टॉकिंग पॉन्ड में ट्रांसफर किया जाता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए टैंक का यूज किया जाता है। टैंक में रियरिंग पॉन्ड से फिंगरलिंग्स को निकाल कर डाल दिया जाता है और फिर इस टैंक में स्टॉकिंग पॉन्ड तक इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस टैंक के अंदर सेडेटिव्स डाले जाते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स डाल दी जाती हैं। सेडेटिव्स इसलिए डाले जाते हैं ताकि ये फिंगरलिंग्स डीप स्लीप में चले जाएं, ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो जाएं, इनको पता ही ना चले कि इनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। और एंटीबायोटिक्स इसलिए डाले जाते हैं ताकि अगर इस टैंक में कोई बैक्टीरिया हो या कोई पैरासाइट हो तो वो इन्हें हार्म ना कर पाए। तो फाइनली इससे हमने स्टॉकिंग पॉन्ड में इन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया। इस स्टॉकिंग पॉन्ड में इन फिंगरलिंग्स को फूड प्रोवाइड किया जाएगा ग्रोथ के लिए। आर्टिफिशियल फूड प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि ऑयल केक्स, पाउडर्ड राइस, ग्राउंड नट। जनरली ये फूड मॉर्निंग में सप्लाई किया जाता है। मॉर्निंग इज बेस्ट टाइम फॉर सप्लाइंग आर्टिफिशियल फूड। इसके अलावा इनका नेचुरल फूड होता है प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स की ग्रोथ के लिए ऑर्गेनिक मैन्योर
और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऐड किए जाते हैं पॉन्ड के अंदर। तो प्लैंकटन ग्रो होते हैं, उन प्लैंकटन्स पर ये फीड करते हैं। फीडिंग के बाद कुछ टाइम बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं एडल्ट फिश में। अब ये एडल्ट मेल और फीमेल, मैच्योर मेल और फीमेल, इन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है ब्रूड स्टॉक पॉन्ड में। रिप्रोडक्टिवली मैच्योर मेल एंड फीमेल आर कॉल्ड ब्रूड। इन ब्रूड्स को जिस पॉन्ड में ट्रांसफर किया जाता है दैट इज ब्रूड स्टॉक पॉन्ड। तो ये है मैच्योर मेल और ये है मैच्योर फीमेल फिश। इस पॉन्ड में इनकी ब्रीडिंग होगी तो इसे ब्रीडिंग पॉन्ड भी कह दिया जाता है। ब्रीडिंग के बाद ये फर्टिलाइज्ड एग ले करेंगे। ग्रुप ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स इज कॉल्ड स्पोन, यानी यहाँ पर स्पोनिंग होगी, सो इसे स्पोनिंग पॉन्ड भी कहा जाता है। अब ये फर्टिलाइज्ड एग्स हैच होंगे। हैच होने के बाद इनमें से निकलेंगे हैचलिंग्स, उन्हें ट्रांसफर किया जाएगा नर्सरी पॉन्ड में। फर्दर ग्रोथ के लिए इन्हें रियरिंग पॉन्ड में ट्रांसफर करेंगे, फिर स्टॉकिंग पॉन्ड में, फाइनली फिर से ब्रीडिंग पॉन्ड में। तो ये साइकिल ऐसे चलता जाएगा। अब देखिए ये जो मेल और फीमेल फिश हैं जिनसे हमने फिश सीड यानी फर्टिलाइज एग्स ऑब्टेन कर लिए, अब इन्हें सेल किया जाएगा, इनकी मार्केटिंग की जाएगी। तो जब तक इन्हें सेल नहीं कर दिया जाता तब तक कुछ टाइम के लिए इन्हें एक अलग पॉन्ड में रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग पॉन्ड। छोटा होता है ये पॉन्ड, स्मॉल एंड क्वाइट डीप। फिशेस को यहाँ पर शॉर्ट नोटिस के लिए रखा जाता है टिल सेलिंग। देन नेक्स्ट इज क्वारंटीन पॉन्ड। मान लीजिए आप फिशेस को बाहर से लेकर आए, जो भी फिश आप बाहर से ला रहे हैं हो सकता है कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन वो इन्फेक्ट हो गई हो। तो अब ये इन्फेक्टेड फिश हम अगर दूसरे फिशेस के साथ रखेंगे तो ये उन फिशेस को भी इन्फेक्ट कर देंगे, इसलिए कुछ टाइम तक इस फिश को एक अलग पॉन्ड में रखा जाता है, यानी आइसोलेशन में रखा जाता है। यहाँ पर इसकी एक्टिविटीज को चेक किया जाता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है फिर तो इसे रिमूव कर देते हैं, और अगर ये नॉर्मल है तो दूसरी फिशेस के साथ इसको रख देते हैं। दिस पॉन्ड इज क्वारंटीन पॉन्ड। फिर देखते हैं कि पॉन्ड को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। सबसे पहले हमें साइट सेलेक्ट करनी है पॉन्ड कंस्ट्रक्शन के लिए। इस जगह पर हमें खुदाई करनी है, पॉन्ड डिग करना है और इसकी मिट्टी से वॉल बनानी है। दिस वॉल इज कॉल्ड एज एम्बैंकमेंट और डाइक। फिर इस पॉन्ड में पानी के लिए इनलेट देना है, पानी अंदर आने के लिए, और बाहर निकालने के लिए आउटलेट बनाना है। इसमें पानी फिल करना है। इस पानी में ऑर्गेनिजम्स की अच्छी ग्रोथ हो इसलिए इसके अंदर फर्टिलाइजर्स ऐड करने हैं। फिर इस एरिया की फेंसिंग करनी है ताकि प्रीडेटर्स यहाँ पर एंटर ना कर पाए। उसके बाद चेक करना है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिशेस को स्टॉक करने से पहले देखना है और कुछ कुछ टाइम बाद रेगुलरली भी ये चेकिंग करनी है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। सो क्या स्टेप्स हैं? पहले साइट सेलेक्ट की, देन digging of pond and making dikes or embankment, then making inlet and outlet for water, adding fertilizer and water, fencing of the area, checking problems before stocking of fishes. Next is arrangement of ponds. First देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं आप ponds. ये ponds series में arranged है. So this arrangement is called as series arrangement. या फिर जैसे माला होती है, माला में मोती डाले जाते हैं, एड ऑन करते जाओ माला बन जाएगी, वैसे ही ये मोती जैसे अरेंज्ड है बिल्कुल वैसे ही ये पॉन्ड्स अरेंज्ड है। इस माला को कहा जाता है रोजरी, तो ये अरेंजमेंट भी रोजरी अरेंजमेंट कह दिया जाता है। दिस अरेंजमेंट इज सीरीज और रोजरी अरेंजमेंट। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पर ये वाटर का इनलेट है, यहाँ से पानी अंदर आता है, इस पॉन्ड में गया, फिर यहाँ से नेक्स्ट में गया, फिर नेक्स्ट में गया। जो पानी निकालेंगे वो यहाँ से निकालेंगे, दिस इज आउटलेट ऑफ वाटर। अब यहाँ पे इन सभी पॉन्ड्स का एक ही इनलेट है और एक ही आउटलेट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पॉन्ड्स पैरेलली अरेंज्ड है,
दिस इज पैरेलल अरेंजमेंट। इसमें इस पॉन्ड का ये इनलेट है, ये आउटलेट है। सिमिलरली नेक्स्ट पॉन्ड का इनलेट, आउटलेट, इनलेट, आउटलेट। सो अलग अलग पॉन्ड्स के अलग इनलेट्स और आउटलेट्स हैं, अपने अपने इनलेट्स आउटलेट्स हैं। ये इनलेट्स में वाटर की सप्लाई एक कॉमन इनफ्लो कैनाल से आ रही है। इनफ्लो कैनाल से फर्दर इस इनलेट में आई, इस इनलेट में अलग अलग पॉन्ड्स के इनलेट्स में जा रही है। ये इनफ्लो कैनाल वाटर सोर्स के साथ कनेक्टेड होता है, वाटर बॉडी, नेचुरल वाटर बॉडी के साथ कनेक्टेड है। वहां से पानी आया यहाँ पर और फिर पॉन्ड्स में गया, यहाँ पॉन्ड्स में से फिर गया ये इन आउटलेट्स में, और फिर ये गया आउट फ्लो कैनाल में, यहां से बाहर। उसके बाद देखते हैं पॉन्ड मैनेजमेंट एंड पॉन्ड मेंटेनेंस। अगर आपने पॉन्ड बना लिया है, स्टॉकिंग कर रहे हैं, उसमें कल्चरिंग कर रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं। सो पहले है प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट। अभी तक आपने ऑर्गेनिज्म को स्टॉक नहीं किया, फिशेस को स्टॉक नहीं किया, उससे पहले क्या कर सकते हैं। पहले उस पॉन्ड में जो भी अनवांटेड प्लांट्स हैं, वीड्स हैं, उनको रिमूव करिए, रिमूव वीड्स। इसके अलावा अगर प्रेडेटर्स हैं वहां पर, उनको भी रिमूव करिए। दिस इज प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट। उसके बाद क्या करना है हमें, इस एरिया की, इस पॉन्ड की लाइमिंग करनी है, यानी यहाँ पर लाइम ऐड करना है। ये क्यों किया जाता है, लाइम ऐड करने से यहाँ का पीएच बेसिक साइड पे चला जाता है, एल्कलाइन हो जाता है। अगर पॉन्ड एसिडिक है तो यहाँ पर फिशेस की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी, ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। बट बेसिक पॉन्ड में ग्रोथ अच्छी होती है। सो हमें लाइमिंग करनी है। लाइमिंग करने के लिए क्या मटेरियल्स यूज किए जा सकते हैं। द मटेरियल्स फॉर लाइमिंग आर कॉल्ड एज लाइमिंग मटेरियल, एंड ये है कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज कॉल्ड एज लाइमस्टोन, और कैल्शियम ऑक्साइड, कॉमनली इट इज कॉल्ड एज क्विक लाइम, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लीजिए, इट इज कॉल्ड एज स्लेक्ड लाइम। तो कुछ भी यूज कर लीजिए, इनको यूज करके हम लाइमिंग कर सकते हैं। अब जो लाइमिंग की डोजेज है, कितना आप लाइम डोज दे सकते हैं, वो स्पेसिफाइड है। 200 kg पर हेक्टेयर से 250 kg पर हेक्टेयर लाइम यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा बेसिसिटी हो जाएगी अदरवाइज। सो लाइमिंग कर लीजिए। फिर पॉन्ड में आप फर्टिलाइजर्स ऐड कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। मेन्योर्स ऐड कर सकते हैं, इट इज मेन्योरिंग। तो फर्टिलाइजर्स जो कि होते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ये क्या हो सकते हैं, नाइट्रोजन के हो सकते हैं, नाइट्रोजनस, या फिर फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं। एंड मेन्योर्स, these are organic materials, these can be cow dung, sheep manure, मस्टर्ड ऑयल केक, कोकोनट ऑयल केक, ये सब यूज कर सकते हैं एज मेन्योर। और ओवर पॉपुलेशन को चेक करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। और पॉन्ड की पेरियोडिक ड्राइंग भी होनी चाहिए। आपने एक बार स्टॉकिंग कर ली, उसके बाद कल्चरिंग कर ली, फिर उसके बाद उस पॉन्ड को खाली करिए, उसको ड्राई करिए, फिर से रीस्टॉकिंग करिए, और ये सब कुछ चेक करते रहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं रनिंग वाटर कल्चर पर। नाम से ही क्लियर है, रनिंग वाटर कल्चर यानी बहते हुए पानी में कल्चर किया जाएगा। अभी तक हमने पढ़ा था पॉन्ड कल्चर। पॉन्ड एक स्टेगनेंट वाटर बॉडी है, यहाँ पर पानी रुका हुआ है। स्टेगनेंट वाटर बॉडी में फिश ना मैक्सिमम साइज अटेन करने में ज्यादा टाइम लगाती है एज कंपेयर टू टाइम टेकन इन रनिंग वाटर। तो इसलिए रनिंग वाटर कल्चर ज्यादा प्रेफर किया था। इसमें क्या किया जाएगा, पॉन्ड्स, ये है पॉन्ड्स, इनमें वाटर की रेगुलर सप्लाई दी जाएगी, चेंज होता रहेगा बार बार पानी। मान लीजिए यहाँ पर इनलेट है, फिर ये गया, ये सारे इनके इनलेट्स हैं, तो अब पानी आया यहाँ पे,
यहाँ से फिर दूसरे पॉन्ड में गया, फिर इधर से आगे गया रेगुलरली, और पानी आता जा रहा है, पानी चेंज होता जा रहा है, चलता जा रहा है। दिस इज रनिंग वाटर कल्चर। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेज ये है कि यहाँ पर स्मॉल पॉन्ड्स को यूज करके ही कल्चर किया जा सकता है। ज्यादा बड़ा लैंड नहीं चाहिए आपको, सिर्फ आपको सफिशिएंट वाटर सप्लाई जरूर चाहिए। अब क्योंकि इस कल्चर मेथड में फिशेस जल्दी मैक्सिमम साइज अटेन कर लेंगी, मतलब ये एक फास्ट मेथड है, फिशेस जल्दी ग्रो हो जाएंगी, इस वजह से फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी। फिर देखते हैं डिसएडवांटेजेस। अब जो भी फिशेस आप इस मेथड से कल्चर करवा रहे हैं उसके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अगर वो कैरेक्टर्स हैं तभी वो ग्रो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब वो क्या कैरेक्टर्स हैं? फिशेस पानी को सस्टेन कर पाए, पानी के प्रेशर को। अगर वाटर करंट बार बार चेंज होता हो जा रहा है, वाटर चेंज हो रहा है, वाटर की सप्लाई रेगुलरली आ रही है, तो लगातार प्रेशर आ रहा है वाटर में, तो उस प्रेशर को फिशेस सस्टेन कर पाए, ये उनका एक कैरेक्टर होना चाहिए। इसके अलावा फिशेस शुड बी सोशलेबल, मतलब भीड़ में रहने के काबिल हो, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर वाटर की सप्लाई दी जा रही है, तो हर पॉन्ड में काफी हाई स्टॉकिंग डेंसिटी होगी, मतलब बहुत सारी फिशेस को रखा जाएगा। ज्यादा फिशेस रह रही हैं, भीड़ हो रही है, तो भीड़ में भी ये सरवाइव कर पाए। और ये फिशेस डिजीज रेजिस्टेंट भी होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा भीड़ है तो डिजीज होने की भी ससेप्टेबिलिटी ज्यादा है, तो जो भी कम इम्यूनिटी वाली फिशेस हैं वो यहाँ नहीं ग्रो कर पाएंगी। नेक्स्ट, ये फिशेस आर्टिफिशियल फूड एक्सेप्ट करें। ऐसा क्यों है? ये जो पॉन्ड्स होंगे जिनमें रनिंग वाटर कल्चर किया जा रहा है, पानी बार बार चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर प्लैंक्टन्स की ग्रोथ तो होने नहीं वाली, यानी नेचुरल फूड नहीं आने वाला। तो इसलिए पेट भरने के लिए, ग्रो करने के लिए इन्हें आर्टिफिशियल फूड ही कंज्यूम करना पड़ेगा। सभी फिशेज आर्टिफिशियल फूड कंज्यूम नहीं कर पाती हैं। ये कुछ ऐसी फिशेज होती हैं जो आर्टिफिशियल फूड को रिजेक्ट कर देती हैं, वॉमिट कर देती हैं। तो ये हमें सारे कैरेक्टर्स ध्यान रखने, ये सभी फिशेज में होने चाहिए, फिर ही वो रनिंग वाटर कल्चर में कल्चर की जा सकती हैं। तो ऐसी फिशेज हैं तिलापिया फिश, सनफिश, ब्लू गिल्स, कुछ कैट फिशेस, सिप्राइनियस, गार्पियो। These are example of fishes cultured by running water culture. इस टेक्निक में लगातार वाटर सप्लाई करना पड़ता है। इस चीज को ओवरकम करने के लिए एक न्यू टेक्निक डेवलप की गई, दैट इज रिसाइकिल्ड वाटर कल्चर। नेम से ही क्लियर है, वाटर को रिसाइकिल करके कल्चर के लिए यूज किया जाता है। एक्चुअल में इसमें होता क्या है, डिफरेंट टाइप्स के पॉन्ड्स को इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये है नर्सरी पॉन्ड, ये है रियरिंग पॉन्ड, ये है स्टॉकिंग पॉन्ड, इन्हें इंटरकनेक्ट कर दिया जाएगा। जो इस नर्सरी पॉन्ड का आउटलेट है वो रियरिंग पॉन्ड का इनलेट होगा, तो जो पानी नर्सरी पॉन्ड में होगा यही रियरिंग पॉन्ड में जाएगा। रियरिंग पॉन्ड का आउटलेट स्टॉकिंग पॉन्ड का इनलेट होगा, तो ये पानी जाएगा आप स्टॉकिंग पॉन्ड में। फिर स्टॉकिंग पॉन्ड का जो आउटलेट है वो नर्सरी पॉन्ड का इनलेट होगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स के पॉन्ड्स हैं, इनको इंटरकनेक्ट कर लिया, वही पानी डिफरेंट पॉन्ड्स में यूज कर लिया, बट इस पानी को ट्रीट करके यूज किया जाता है। सो अब देखिए यहाँ पर वाटर का रीसर्कुलेशन चल रहा है इस सिस्टम में। सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज रीसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सिस्टम। शॉर्ट में इसे कह दिया जाता है रास। तो अब देखिए इसका प्रोसीजर देखते हैं डिटेल में। ये है रियरिंग पॉन्ड, यहाँ पर फिंगरलिंग्स होंगे इस वाटर में, फिंगरलिंग्स ग्रो करवा लिए, हार्वेस्ट कर लिए। उसके बाद ये जो पानी है इसे भेजा जाता है मैकेनिकल फिल्टर में, यहाँ पर सॉलिड वेस्ट को रिमूव कर लिया जाता है। अब इस पानी को बायोफिल्टर में भेजते हैं, या इसे आप बायोलॉजिकल फिल्टर भी बोल सकते हैं।
यहाँ पर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इस पानी में प्रेजेंट अमोनिया को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर अमोनिया कहाँ से आई? जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अमोनोटैलिक होते हैं। अमोनिया उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट, तो उनकी एक्सक्रीशन है, ये अमोनिया आ गई इसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगी नाइट्राइट और नाइट्रेट में। नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स आर फर्टिलाइजर फॉर फिश ग्रोथ। तो ये तो अच्छी बात है अगर ये यहाँ पे हो रहे हैं तो, बट एक्सेस में नहीं होने चाहिए, इनकी भी लिमिट होती है, अदरवाइज ये टॉक्सिक हो जाता है फिर पानी। तो अब यहाँ पर बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्राइट एंड नाइट्रेट बन गए। अब इस पानी को ओजोन ट्रीटमेंट या यूवी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाएगा। यूवी रेज या ओजोन रेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं। फिर इस पानी को ऑक्सीजनेशन के लिए भेजा जाएगा या एरेशन के लिए बोल लीजिए भेजा जाएगा। ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को इंक्रीज कर देता है। इस टैंक में ऑक्सीजनेशन होती है, मतलब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ाई जाती है, फिर इसे पोंड में भेज दिया जाता है। सो वही पानी अब दोबारा से दूसरे पोंड में यूज कर लिया जाएगा। अब देखिए इस मेथड से, रिसाइकिल्ड वाटर कल्चर से जो फिशेस ग्रो करवाई जा सकती हैं, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स ग्रो करवाए जा सकते हैं, वो हैं कैट फिशेस, टिलापिया फिश, या फिर ऑयस्टर्स कल्चर कराए जा सकते हैं, म्यूजल्स कल्चर कराए जा सकते हैं। फिर देखते हैं इस मेथड के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। पहले देखते हैं एडवांटेजेस। इसके थ्रू हम हाई डेंसिटी कल्चर कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट में एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को स्टॉक कर सकते हैं और फिर कल्चर करवा सकते हैं, हाई डेंसिटी कल्चर। देन मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट है इसके लिए, कोई बहुत ज्यादा एरिया नहीं चाहिए आपको, पानी भी नहीं चाहिए, वाटर भी मिनिमम ही चाहिए। देन लोकेशन भी आप कुछ भी रख सकते हैं, लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। ऐसा नहीं है कि वाटर के सोर्स के पास ही होना चाहिए, क्योंकि रेगुलरली वाटर तो चाहिए ही नहीं, वही वाटर यूज हो जाएगा, तो लोकेशन भी फ्लेक्सिबल हो सकती है। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टेक्निक इज कांस्टेंट पावर सप्लाई इज रिक्वायर्ड। आपको लगातार इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, बिकॉज मैकेनिकल फिल्टर ने भी काम करना है, बायो फिल्टर ने, ओजोन टैंक ने, ऑक्सीजनेशन टैंक ने, इन सब के लिए। सेकेंडली ये एक एक्सपेंसिव टेक्निक है। नेक्स्ट आ जाते हैं केज कल्चर पर। केज यानी पिंजरा। क्ल्यूपीड्स या फिर सिप्राइनिड्स के स्पोन को इस मेथड से कल्चर किया जाता है। ये बॉनी फिशेज हैं, ऑस्टिक्टीज हैं, रे फिन्ड फिशेज हैं, इनके इस तरह से फिन होते हैं। अब इनका जो स्पोन होता है, ये जब तक फ्राई स्टेज में आता है, फ्राइज बनती हैं इनकी, या फिर फिंगरलिंग स्टेज में जब ये आते हैं, तब तक इन्हें केज के अंदर पाला जाता है। जैसे ये स्टेज आ गई, इन्हें केज से निकाल दिया जाएगा फ्री वाटर बॉडी में, फिर ये खुद से डेवलप होंगे। केज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बिल्कुल सिंपल सा केज होगा, बैम्बू के फ्रेम से बना हुआ। थोड़ा अच्छा फ्रेम नायलॉन से बना होगा, और बहुत अच्छा होता है जो गैल्वेनाइज स्टील से बना होता है। इनकी शेप्स भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर, कैसे भी केजेस आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ केजेस होते हैं जो बॉटम में फिक्स किए जाते हैं, लाइक दिस केज, दिस इज अ फिक्स्ड केज। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें फ्लोट करवाया जाता है, जैसे कि ये, तो ये है फ्लोटिंग केज। सो बेस्ड ऑन वेयर दे आर यूज्ड, अगर उन्हें सिंक करवाया जा रहा है, बेस में यूज किया जा रहा है, तो उसे बोलते हैं फिक्स्ड केज, वाटर बॉडी के बेस में। और अगर उन्हें फ्लोट करवाया जा रहा है या फिर सबमर्ज करवाया जा रहा है, आधा पानी के अंदर है आधा बाहर है,
तो उसे बोलते हैं फ्लोटिंग केज। अब ये जो टेक्निक है केज लॉन्चिंग की, यहाँ पे तो क्या है, बॉटम में केज को लॉन्च किया गया, तो दिस इज ऑन बॉटम केज लॉन्चिंग, और यहाँ पर बॉटम पे नहीं है ये, सो दिस वन इज ऑफ बॉटम केज लॉन्चिंग। अब देखिए इन दोनों में और क्या फर्क है, जो फिक्स्ड केज है इसको फिक्स करने के लिए नीचे, ताकि ये सिंक करे, इसके नीचे सिंकर्स अटैच्ड होते हैं, इन्हें ही स्टेक्स भी कहा जाता है। और फ्लोटिंग केज फ्लोट करे इसलिए फ्लोटर्स अटैच्ड होते हैं। सिंकर्स अंदर से सॉलिड हैं और फ्लोटर अंदर से हॉलो हैं। अब चाहे जो भी केज यूज कर रहे हैं, प्रोसीजर सेम रहेगा लॉन्चिंग का, यूज का कल्चर के लिए। सबसे पहले केज को प्लेस किया जाता है इधर ऑन बॉटम, और फ्लोट करवा लीजिए, कोई भी किसी भी तरह से प्लेस कर लीजिए। उसके बाद इसमें मेन्योर डाला जाता है, जैसे काउ डंग, ग्राउंडनट ऑयल केक यूज कर लीजिए, या फिर सुपर फॉस्फेट यूज कर लीजिए। उसके बाद फिर स्पोन डाल दिया जाएगा उसके अंदर। फिर क्लीनिंग परफॉर्म करनी है हर 2 दिन में, एवरी 2 डेज स्पोन डालने के बाद क्लीनिंग करनी है। 15 to 20 डेज में फ्राइज बन जाएंगी, तो आपको हार्वेस्टिंग कर लेनी है। अब इस कल्चर मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। पहले देख रहे हैं एडवांटेजेस। क्योंकि यहाँ पे पिंजरा यूज किया गया है, तो अंदर कोई प्रेडेटर नहीं घुस सकता, इस वजह से फिश मोर्टेलिटी या फिर फ्राई फिंगरलिंग मोर्टेलिटी रिड्यूस हो जाएगी, और इजी मेथड है ये। इसके अलावा इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कम है। अगर आप सिंपल केस ले रहे हैं तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट चाहिए। देन आपको ज्यादा मैन पावर भी नहीं चाहिए, मैन पावर कम चाहिए। फिर डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं। वाटर का रेगुलर रिन्यूअल करना पड़ता है, यहाँ पर आपको हर 2 दिन में क्लीनिंग करनी पड़ रही है, केस के अंदर की क्लीनिंग करनी पड़ रही है, वाटर को निकालना पड़ रहा है, नया वाटर ताकि अंदर आ सके। सो वाटर रिन्यूअल या फिर क्लीनिंग बोल लीजिए, इज अ डिसएडवांटेज। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितनी है इस पानी की, वो हमें लगातार ध्यान में रखनी है। अगर बहुत कम हो जाए डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, तो अंदर जो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं वो नहीं ग्रो कर पाएंगे, इनफैक्ट उनकी डेथ हो जाएगी। सो DO शुड बी मेंटेन्ड इनसाइड केज। देन आर्टिफिशियल फीड प्रोवाइड करनी पड़ती है इन्हें, और क्राउडिंग भी ना हो, ये भी ध्यान रखना है। अगर क्राउडिंग हो जाएगी केज में तो डिजीजेस जल्दी होंगे। और इसके अलावा क्या होता है, जो आर्टिफिशियल फीड है विच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स जनरली, ये पैलेट्स मैश में से निकल जाते हैं, तो आर्टिफिशियल फिश फीड का लॉस होता है ज्यादा अमाउंट में ड्यूरिंग केज कल्चर। नेक्स्ट इज पोली कल्चर। जब डिफरेंट टाइप्स की फिशेस को, जिनकी फीडिंग हैबिट्स भी डिफरेंट हैं, उनको एक ही वाटर बॉडी में कल्चर करवाया जाता है एक साथ, उसे बोलते हैं पोली कल्चर। पोली मीन्स मैनी। जैसे कि एक वाटर बॉडी है, दिस इज सरफेस ऑफ वाटर, दिस इज कॉलम, एंड दिस इज बॉटम ऑफ वाटर बॉडी। अब देखिए कुछ ऐसे फिशेज हैं जो सिर्फ सरफेस पर ही फीड करती हैं, तो उन्हें बोलेंगे सरफेस फीडर। कुछ हैं जो कॉलम में फीड करती हैं, दे आर कॉलम फीडर। एंड कुछ हैं जो बॉटम में फीड करती हैं, दे आर बॉटम फीडर्स। जैसे कि सरफेस फीडर है कतला कतल, कॉलम फीडर इज लेबियोरोहिता, एंड बॉटम फीडर इज सिराइनस मृगाला। तो डिफरेंट फिशेज हैं ये विद डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स ऑल्सो। इनको इसी वाटर बॉडी में, एक ही वाटर बॉडी में अगर हम इकट्ठे कल्चर करवा देंगे तो उसे बोला जाएगा पोली कल्चर। इसे ही बोला जाता है कंपोजिट फिश कल्चर। कंपोजिट मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट टाइप्स।
डिफरेंट टाइप्स की फिशेस को मिक्स कर दिया एक ही जगह पे, तो मिक्स्ड फिश फार्मिंग भी बोल लेते हैं इसको। तो इस मेथड के अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं इसके? इसमें डिफरेंट निशेस को एक्सप्लॉइट कर रखे हैं। नाउ व्हाट आर निश? निश होता है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म अपना फंक्शनल रोल प्ले करे। जैसे मान लीजिए एक चूहा अपने बिल में रहता है, वहां पे अपने रोल्स प्ले करता है, दैट इज द निश ऑफ दैट रैट। वैसे ही यहाँ जो ये फिशेज हैं, जो कतला कतला है वो सिर्फ सरफेस पे रोल प्ले कर रही है, सो उसका निश हो गया सरफेस ऑफ वाटर बॉडी। लेबियोरोहिता का निश है कॉलम ऑफ दिस वाटर बॉडी, बीच का जो एरिया। वैसे ही सिराइनस मृगाला का निश है बॉटम। तो अब इस मेथड से, इस कल्चरिंग मेथड में हर निश एक्सप्लॉइट हो रहा है, एवरी निश इज यूज्ड। ओके, देन यहां पर कोई कंपटीशन नहीं है फिशेज में, नो कंपटीशन, क्योंकि जो सरफेस फीडर है उसको बॉटम का नहीं खाना, ना ही कॉलम का खाना, तो वो उन दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं कर रही। वैसे ही जो दूसरी फिशेज हैं वो इसके साथ कंपटीशन नहीं कर रही, क्योंकि उन फिशेज को इसका खाना खाना ही नहीं है, सो देर इज नो कंपटीशन। अब कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं। पहली डिसएडवांटेज है कि ऐसे बहुत कम कॉम्बिनेशन मिल पाते हैं, जैसे कि ये कॉम्बिनेशंस हैं, इन्हें इकट्ठे कल्चर किया जा सकता है, सो वेरी लेस कॉम्बिनेशंस आर फाउंड। और अगर मान लीजिए मिल भी गई कॉम्बिनेशन, हमने कल्चर कर भी लिया, उसके बाद हमें ये सॉर्टिंग करनी पड़ती है, जो थोड़ा सा मुश्किल काम है। सो सॉर्टिंग के लिए लेबर चाहिए होती है, लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर sorting during harvesting of fishes. That's all.